तो क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च. As the name suggests that the historical research is dealing with any kind of topics or studies that are related to history. So historical research studies available data to study, understand and interpret past event. तो whatever has been happened in the history, उसके बारे में बेटा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स या उसके रिलेटेड कोई इंटरव्यूज़ या उसके रिलेटेड कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री या उनके रिलेटेड कोई लोग मौजूद हों, हम फिर उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वहाँ से डाटा लेते हैं. तो ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च का मकसद होता है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो भी कोई एजुकेशन इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई गई थी, उसके बारे में कोई बात करना, स्टडी करना चाहते हैं, या कोई चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी उस वक़्त, वो किन क्या सिचुएशंस थी और किस तरह के चैलेंजेस थे और क्या कॉन्टेक्स्ट था, उस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं. तो उसके रिलेटेड अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, वो किसी अखबार में छपा है, किसी बुक में छपा है, या उसने अपनी कोई बायोग्राफी लिखी है उस शख्स ने, उसमें से वो डाटा मिलता है. तो इस तरह से जो आपके पास डाटा आता है वो यानी प्राइमरी सोर्स के तौर पे या सेकेंडरी सोर्स के तौर पे डाटा हमारे पास आता है. तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, रिलेटेड टू एजुकेशनल फ्रामनाज, एजुकेशन टॉपिक्स, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड टॉपिक्स हो चुके होते हैं, उस पर बेटा जो एजुकेशन रिसर्चर्स हैं वो फिर रिसर्च करते हैं क्वालिटेटिव वे में, और डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च. तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या आपको समझ आ गई बेटा? हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? यस सर, रिलेटेड टू हिस्ट्री के मुताबिक होते हैं, जो हमारी पहले हिस्ट्री अब पढ़ी होती है उसके इसमें मुताबिक जो हम रिसर्च करते हैं. कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं. अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इस इंट्रोडक्शन की से फॉर सेक ऑफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इन मेथड्स को ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पे. तो सेकंड बेटा जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एथनोग्राफी. और एथनोग्राफी जो होती है बेटी बेसिकली जो स्टडी ऑफ कल्चर होता है. और बेसिकली जो कल्चर है, आप बताएंगे बेटा कल्चर क्या होता है, व्हाट इज़ कल्चर? तो ये पाकिस्तानी कल्चर है, बलोची कल्चर, पंजाबी कल्चर, क्या इसको पंजाबी स्टडी कल्चर कर रहे हैं. क्या है, बलोची कल्चर क्या है, सिंधी कल्चर क्या होता है, मुझे तो नहीं पता. अगर मैं एक लेमैन हूँ, मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाएं कि तो ये अपने अपने इलाके की सर्च होती है. नहीं, ऐसे तो मैं सरगोदा में हूँ तो मेरा अपना कल्चर, मैं कहूँगा मैं सरगोदा में हूँ, तो फिर पंजाबी कल्चर कहा गया मेरे को, मैं सरगोदा का हूँ. लाहौर का हूँ तो मैं कहूँ लाहौर का कल्चर है जी. अगर मैं इस्लामाबाद से हूँ तो इस्लामाबाद का कल्चर है जी. तो अगर मैं शेखपुरा से हूँ तो मैं शेखपुरा का कल्चर है, अगर मैं मुल्तान से हूँ तो मुल्तान का कल्चर, ये क्या बात है? तो फिर आप पंजाबी कल्चर की बात कर रहे थे, बलोची कल्चर की बात कर रहे थे, कोई पश्तून कल्चर की बात कर रहे थे, वो क्या था? जी बेटा, कल्चर को कैसे हम अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज कल्चर? सर जैसे रस्म और रिवाज, जैसे हिंदुओं के सोसाइटी अपने के रस्म अपने और रिवाज होते हैं. नॉर्म्स नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं. हम्म. हाँ, तो हम हमारे बेटा वैल्यूज़ होती हैं, हमारे नॉर्म्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, हमारे जो हैं लाइफ के अंदर हमारे मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस होती हैं. इसके अलावा हमारे पास अडॉप्टेबिलिटी होती है. सोसाइटी के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कल्चर को डिपिक्ट करती हैं. कल्चर इज़ वेरी ब्रॉडर टर्म. कल्चर के अंदर जैसे मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, सारी चीज़ें इसका हिस्सा है. वैल्यू सिस्टम भी, आपके एथिक्स भी, आपके जो नॉर्म्स भी, आपके ट्रेडिशंस भी, आपके कस्टम्स भी, आपके वेयरिंग्स, आपकी क्लॉथिंग, आपके डांसेस, आपके सॉन्ग्स, आपके म्यूज़िक, आपकी ये सारी, आपकी इवन पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं. और कल्चर के अंदर सब कल्चर्स भी हो सकते हैं. तो मोस्टली वो तमाम कल्चर्स मिलके एक बड़ा यानी इसमें चूँकि डाइवर्सिटी होती है कल्चर के अंदर, तो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप अपने अपने तौर पे अपने अपने कायदे के साथ रह रहा होता है. तो यही खूबसूरती होती है कल्चर की कि जो कल्चर होता है ये ब्रॉडर टर्म होती है दैट कीप्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द पीपल ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी. तो उस स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर जितनी भी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, जितने भी चेंजेस हैं, उन सब को मिला के जो चीज़ बनती है वो बेटा कल्चर के फॉर्म में हमें नज़र आता है. तो अब जो कल्चर है ये इसके अंदर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं. जैसे आपका जो मल्टी कल्चर्स भी हैं, आपका सिंगल कल्चर भी हो सकता है, आपका मल्टीपल कल्चर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. और जो कल्चर के अंदर आप जब पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, कल्चरल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, लोगों के जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जैसे शादी के रसूमात करते हैं या लोग जुराइम करते हैं, इवन वो भी कल्चर का हिस्सा ही होते हैं.
तो आप मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करते हैं कल्चर के अंदर। ऐसे बेटा जो एजुकेशन है वो भी कल्चर के अंदर ही पनपने यानी ग्रो कर रही होती है या मौजूद होती है, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए और आगे इनकलकेट या ट्रांसफ़र करने के लिए मौजूद होती है। तो आपके कल्चर के रिलेटेड जो प्योर कल्चर के रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एथनोग्राफी, ठीक है? और दीज़ आर द स्टडीज़ दैट आर कल्चरल पैटर्न्स एंड that study cultural patterns and perspective of the participants in their natural setting. Actually हम इसमें जो नेचुरल सेटिंग होती है फील्ड वर्क करते हैं और एक्चुअली जाके लोगों से मिलते हैं, जो कि उसके रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करके हम अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। तो हर कल्चर के अंदर बेटा मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस होती हैं, एजुकेशनल प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ होती हैं, ख़वातीन के रिलेटेड मेल के रिलेटेड प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसे ही आपके हायर एजुकेशन के रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स और कंस्ट्रक्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं, सोच मुख्तलिफ हो सकती है कि भी किस हद तक बच्चों को पढ़ना चाहिए, दीनी जो मदारस है वहाँ भेजना चाहिए या स्कूलिंग में भेजना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या उर्दू एजुकेशन हासिल करनी, साइंस एजुकेशन करनी है, आर्ट्स करनी है। तो हर कल्चर में लोगों को मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ उसमें सॉर्ट ऑफ यानी उसमें लोग कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए अब उस कल्चर में रहते हुए हम मुख्तलिफ एजुकेशन टॉपिक्स को उस कल्चर में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू एथनोग्राफी, ठीक है? और इसमें आपके मुख्तलिफ रेसेस भी आ जाती हैं, आप जिस तरह एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी भी डिपिक्शन आ जाती है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपका है केस स्टडी है। केस स्टडी के बारे में कुछ पता है आपको, क्या होती है केस स्टडी? जी क्लास, ये बेटा आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। तो क्या होती है केस स्टडी? कभी Yes, सुना केस sir. स्टडी के बारे में? No, sir. अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कोई आप जवाब दिया करें, ये मसला नहीं कि आपको आता नहीं है, ये मसला है कि आप जवाब ना दें, ये फिर मसला होता है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप फ्रैंकली और यानी ट्रूली बता देते, फेयरली बता देते कि सर नहीं पता, तो इसमें कोई मायने करने वाली बात नहीं है, ना इसमें कोई किसी की कोई इंसल्ट होती है। अगर कोई बंदा एडमिट करता है मुझे नहीं पता, तो हम लर्न करने के लिए बेटा यहाँ मौजूद हैं। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को हमने सुना होता है, कुछ चीज़ों को हमें पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं। तो केस स्टडीज़ आप पहले आई थिंक सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ होता है कि आप किसी ख़ास जो पॉपुलेशन होती है उसको स्टडी करना चाहते हैं, किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटिटी को स्टडी करना चाहते हैं, किसी ख़ास फिनोमेना को स्टडी करना चाहते हैं, कोई ख़ास तरह के लोग हैं उनको स्टडी करना चाहते हैं, दैट बिकम अ केस स्टडी। तो केस स्टडी डिलिमिट करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें वो एक जैसी हैं और इसकी जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी, एक जैसे एट्रीब्यूट के साथ होती है, इसलिए हम डिलिमिट करते हैं केस स्टडी को। तो मैं मोस्टली जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी सरगोदा को, तो यूनिवर्सिटी सरगोदा की हम केस स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है उसकी केस स्टडी की जा सकती है। यहाँ पे जो आपके जो अभी ये ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, इसको वर्चुअल एजुकेशन या आपकी डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से इसको एज अ केस स्टडी देखा जा सकता है। तो केस स्टडी किसी भी ख़ास एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या कोई भी आप चीज़ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको आप एज अ केस ले लेते हैं, और कोई ख़ास फिनोमेना हो सकता है, जैसे आपका इस वक्त कोविड-19 में आपकी सारी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक हो रही है और डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो उसको आप देख सकते हैं। और ऐसे ही जो लोग होते हैं उनकी केस स्टडी की, पीपल जो होते हैं उनकी केस स्टडी के तौर पे देखा जा सकता है। तो एक डिपार्टमेंट को लिया जा सकता है केस स्टडी के तौर पे, यानी ये ख़ास तरह के जो नॉलेज है उस पर बुक्स को केस स्टडी के तौर पे लिया जा सकता है। तो केस स्टडी जो होता है एग्जामिन करती है करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर एंटिटी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि किसी चीज़ का पार्टिकुलर होना, मखसूस होना, चाहे वो कोई एंटिटी हो, चाहे फिनोमेना हो, चाहे पीपल हो, तो ये एक केस स्टडी के तौर पे बन जाता है। चाहे क्लास हो, एक ग्रुप हो, उसको हम केस स्टडी के तौर पे डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर केस स्टडी एक मेथड है, उसके अंदर फिर करना वही होता है जो हमने करना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है या हमने इंटरव्यूज़ करने होते हैं या ग्रुप डिस्कशंस करनी होती हैं, तो वो अलग बात है, वो हम कैसे करते हैं। लेकिन केस स्टडी से ये होता है कि आप स्टडी को डिलिमिट करते हैं थ्रू डिक्लेयरिंग इट एज अ केस, ठीक है? और नेक्स्ट बेटा आपका जो स्लाइड है इसमें आ रहा है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी क्या होता है? तो ये भी केस स्टडी की केस तरह स्टडी की ही है। तरह ही है ये भी एक नई टर्म है। इथोलॉजी, लॉजी का मतलब नॉलेज होता है, इथो का मतलब फिनोमेना हो सकता है। तो इथोलॉजी जो है बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई ख़ास चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं, दैट बिकम द इथोलॉजी, ठीक है?
जो कोई पार्टिकुलर चीज़ को हम Yes, स्टडी sir. करेंगे, दैट बिकम द एथोलॉजी। ठीक है, यानी उस स्टडी करने की जो बाकायदा टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो एथोलॉजी होता है, वो टाइप ऑफ स्टडी एथोलॉजी होती है। और बेसिकली वो हम कर केस स्टडी रहे होते हैं, लेकिन स्टडी को मेथोलॉजी भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा एथनो मेथोडोलॉजी। एथनो मेथोडोलॉजी क्या होगा? Studies how people make sense of their everyday activities in order to behave in socially accepted ways. तो जैसे यानी ये स्टडी हम ये करते हैं कि बेसिकली जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी डिफरेंट एथनिसिटीज़ होती हैं, डिफरेंट, आपको पता है कि हम में से कोई भी एक जैसा नहीं होता, वी आर डिफरेंट। ये बात बिलीव करते हैं कि नहीं? यानी Yes, sir. हमारे अंदर डाइवर्सिफिकेशन इतनी ज़्यादा है कि हम बेसिकली होते डिफरेंट है। हम एक जगह पे रहने के बावजूद हमारे अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है। दो सगे बहन भाइयों में डाइवर्सिफिकेशन होती है। दो अगर जो अपना क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं या ट्रिपलेट कहते हैं, अगर दो तीन बच्चे इकट्ठे ही पैदा हों तब भी उनके अंदर बेटा चेंजेस होती हैं प्रेफरेंसेस में। तो एथनोग्राफी हर जगह एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट पीपल पीपल बिलोंग टू डिफरेंट जो कास्ट होता है, डिफरेंट कबाइल होते हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हर बंदे की जो सोचने की एबिलिटी है वो डिफरेंट है, और जो सेंस है, सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ है, एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने की आपकी डिफरेंट सेंस होती है। चूँकि आपकी आपके हर घर की तरबियत अलग से है, माहौल अलग से है, स्कूलिंग अलग से है, हर बंदे की सोच का अंदाज अलग से है। तो इसलिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लोग सोशली कैसे जो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर कैसे वो बिहेव करना शुरू करते हैं। इस चीज़ को हम एथनो मेथोडोलॉजी के थ्रू जो है ना वो स्टडी करते हैं, दैट हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटीज, कैसे वो रोज़मर्रा के मामला तय करेंगे, चलाएंगे, इन ऑर्डर टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेड वेज, ताकि लोग उन पर एतराज़ ना करें, लोग उनको पॉइंट आउट ना करें, वो थोड़े से डिफरेंट नज़र ना आए, बल्कि उनको एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी के अंदर। तो उसके लिए किस तरह से वो प्रेफरेंसेस करते हैं चीज़ों की, दैट इज़ द एथनो मेथोडोलॉजी। देन लास्ट वन इज़ रिलेटेड टू ग्राउंडेड थ्योरी। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका ताल्लुक थ्योरी फॉर्मुलेशन से होता है। जैसे बहुत सारी थ्योरीज जो हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपका क्वालिटेटिव स्टडीज़ का भी होता है कि लोग जो होते हैं वो डिड्यूस करते हैं चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट्स हाउ इंडक्टिवली ड्रिवन थ्योरीज अबाउट फिनोमेना इज ग्राउंडेड इन द डाटा ऑफ पर्टिकुलर सेटिंग। तो लोग इंड्यूस करते हैं डाटा को, और उससे अपना जो पार्टिकुलर फिनोमेना होता है उसके बारे में अपनी राय देते हैं या एक स्टेटमेंट देते हैं, दैट बिकम नॉट थ्योरी। और इस प्रोसेस को बेटा हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। जो प्रोसेस होता है ना थ्योरी फॉर्मुलेशन का, जिसमें हम थ्योरी को एक नाम सजेस्ट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसके एग्जाम्पल सेट करते हैं, इस चीज़ को हम बेटा कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी, ये जाहिर बात है कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, और या जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, या जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लोग जहाँ जिन जिन फील्ड्स में थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, उन सब लोगों ने चीज़ों को सोचना होता है, देखना होता है, परखना होता है, और उस पर अपनी एक राय बनानी होती है। तो इसलिए इस प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। तो ये प्रोसेस देखें आप लोग, मेरे ख्याल में साइकोलॉजी भी, जैसे मैंने लास्ट में कहा था, साइकोलॉजी बेटा आपने पढ़ी है, एजुकेशन साइकोलॉजी? Yes, sir. पढ़ी एजुकेशन उसको साइकोलॉजी। उसमें आपने Yes, sir. पढ़ी क्लासिकल हुई और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग जी पढ़ी है? Yes, sir. क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ी है? तो बेटा वो क्या है, वो ओपनिंग थ्योरी है, क्लासिक कंडीशनिंग की थ्योरी है। ऐसे ही आपके जो डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, जो आपके जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जो जीन पियाजे ने दी है और रिक्सन ने दी है, ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बहुत सारी स्टेजेस हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोगों ने दी हैं। ऐसे मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, उसके मॉडल्स हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थ्योरीज अराउंड यू इन एजुकेशन सेटिंग्स। तो इस तरह से ये जो थ्योरीज होती हैं उसको बेटा फॉर्मुलेशन में क्वालिटेटिव जो डिज़ाइन है या क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, यहाँ ये कहने का मकसद है। बाकी फिनोमेनोलॉजी और एक्शन सर्च इसके लास्ट टॉपिक्स हैं। फिनोमेनोलॉजी जो आपका है, इट कंसीडर्स हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट एग्जिबिट्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव। फिनोमेना, बेसिकली फिनोमेना से लॉजी आता है कि स्टडी ऑफ फिनोमेना। ये बेसिकली जो हम कर रहे होते हैं, मोस्टली हम फिनोमेनोलॉजी कर रहे होते हैं कि हम किसी ना किसी फिनोमेना को स्टडी करते हैं। मसलन बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, ये आपके सामने चीज़ आ रही है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, स्कूल के अंदर आप हैं
तो वो जो बच्चों को लड़ना है यानी इरिस्पेक्ट यानी उनका जो इस तरह का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है या उनका डिसरप्टिव बिहेवियर है, उस चीज़ को सामने आना, बच्चे बहुत ज़्यादा हाई अचीवमेंट आ रही है, ये भी एक फिनोमेना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर लेना शुरू हो गए हैं, ये भी एक फिनोमेना है। तो जो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं उनको जब स्टडी करते हैं तो बेटा वो फिनोमेनोलॉजी होती है। फिनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट और वेरियस फिनोमेनाज। जैसे आपका सूरज तुलू होता है, सूरज ग्रूब होता है, चाँद नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं, रात होती है, दिन निकलता है, ठीक है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो ये सारे फिनोमेनोलॉजी, ये सारा फिनोमेनाज होते हैं। ऐसे इंसानों के अंदर बेटा इंसानों की लाइफ में फिनोमेनाज होते हैं। तो जो हम वर्क कर रहे होते हैं, चूँकि हम एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो हमारे जो मोस्टली फिनोमेनोलॉजी स्टडीज़ होती हैं वो एजुकेशन फील्ड्स के रिलेटेड होती है, चाहे वो करिकुलम से हो, असेसमेंट से हो, या बच्चों को जो हमें रोज़मर्रा मसाइल नज़र आते हैं उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे जो चीज़ कारफरमा होती है वो बेटा फिनोमेनोलॉजी होती है। तो इसमें बेटा एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के बारे में शायद आपने पहले पढ़ा हो, या मैंने शायद बताया था प्रीवियस क्लास में, याद है किसी को? किसी बेटा फिनोमेना को पढ़ना फिनोमेनोलॉजी होती है, किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करना फिनोमेनोग्राफी होती है। जब हम किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स में तो दैट बिकम द फिनोमेनोग्राफी। और एक्शन सर्च, कोई बताएगा बेटा आप में से एक्शन सर्च क्या होता है? जी क्लास, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। क्या होता है एक्शन सर्च? सर उसको दोबारा रीड करना, उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जो लोग फील्ड में वर्क करते हैं ना, लास्ट में मैंने बेटा आपको बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग गौर से सुनते नहीं हैं, फिर आप सोचते नहीं हैं। तो एक्शन सच ये होता है कि जो आप फील्ड वर्कर होता है, जो जो बंदा फील्ड में काम कर रहा होता है, चाहे वो स्कूल हेड है, चाहे वो स्कूल टीचर है, किसी भी लेवल पे, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो एक्शन सच ये होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं, और टीचर उस चीज़ पे स्टडी करता है, रिसर्च करता है, और उसका एक सोल्यूशन निकालता है, दैट्स कॉल्ड एक्शन सर्च। तो ये बड़ा ब्रॉड होता है, बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, ख़ास एंगल में होता है, ख़ास टॉपिक पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो टीचर उसमें डिटरमाइन करते हैं कि वो किस तरह के इश्यूज़ हैं, और फिर उस इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, वो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके का अपनाता है, और फिर देखता है बेस्ट तरीके का कौन सा है, वो उसको एक्सप्रेस करता है कि इस बेस्ट तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैथमेटिक्स जो टीचर है वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को देखेगा, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, या जो भी उसकी ब्रांचेज हैं उसके रिलेटेड, रेशियो है, परसेंटेज है, या जो भी है, तो वो उसमें देखेगा बच्चों को किस तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो उसमें पार्टिकुलर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, और उस पर फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज उनको अडॉप्ट करता है, और फिर जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको डिक्लेयर करता है कि इस ये बेस्ट या मिक्सचर ऑफ बेस्ट स्ट्रेटजी से किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, दैट बिकम्स एक्शन सर्च। जो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल सेटअप में, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटअप में एक ख़ास तरह से होती है। तो ये खुद वही बंदा कर सकता है जो खुद यानी इन्वेस्टिगेटर होता है, खुद ही रिसर्चर होता है, खुद ही वो अपना डिलीवर भी खुद ही कर रहा होता है, चाहे वो टीचर है, हेड टीचर है, या वो कोई भी है, तो वो खुद ही सिस्टम को ऑब्जर्व करके उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उस पर स्टडी करके उसको यानी कर रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये बच्चों को बताना चाहते हैं, मतलब उनकी जो मॉरल जो डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड हम उन्हें देख रहे हैं कि बच्चों के आजकल डिक्लाइन आ रहा है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो रही, और बच्चे सोशली इतने ज़्यादा उनके अंदर एथिक्स नहीं होते, इतने ज़्यादा उनके अंदर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती, और बहुत सारे मॉरल वीकनेसेस नज़र आती हैं अक्सर। तो अब अगर आप क्लास में देखते हैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ का इशू है या मॉरल्स उनकी डेवलपमेंट का इशू है, तो उसको आप कैसे इसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं मॉरल डेवलपमेंट एरिया को उनके, और टॉपिक को, उस पर आप स्टडी करते हैं, फिर उनके मॉरल डेवलपमेंट को डेवलप करने में आप क्या रोल प्ले करते हैं, उसको आप इन राइटिंग ले आते हैं, डैट बिकम्स योर एक्शन रिसर्च। तो याद रहेगा बेटा ये बात? यस सर। अच्छा इसमें कुछ बेटा sir. जी जी क्लास, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं क्वालिटेटिव सर्च के। एक तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है कि सबसे पहले जब आप एंट्री गेन कर रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, यानी वो लोग जो आपको सही फीडबैक दे सकें, जिनके ट्रू एक्सपीरियंसेस हों, जो इधर उधर की बातें ना करें, जो खौफज़दा ना हों और खुल के बात करने वाले हों। तो पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट जो है ना, उनको सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो दे आर नॉट एग्री टू गिव यू डाटा और फीडबैक, तो आप उन्हें मोटिवेट भी करते हैं तो फिर भी वो प्रॉपर्ली आपसे कॉपरेट नहीं करते और एक्चुअल चीज़ों को छुपा लेते हैं या बात ही नहीं करते या एक्चुअल इश्यूज़ पे बात ही नहीं करते, तो ये फिर हमारे लिए बड़ा मसला बनता है। देन आप देखते हैं सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करना भी हमारे लिए मसला होता है कि चूँकि अब किस तरह से जो है ना वो पार्टिसिपेंट को हम सेलेक्ट करें, पर्पसफुली करें या हम रैंडमली करें, और एनहांसिंग वैलिडिटी एंड रिड्यूसिंग बायस, और फिर बायस कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है क्योंकि सच खुद बायस होता है, पार्टिसिपेंट्स की अपनी बायस होती है। अगर वो किसी खास टीचर के ख़िलाफ़ है तो वो हमेशा उसकी बुराइयाँ करेगा, और अगर वो कोई ख़ास टीचर को पसंद करता है तो हमेशा उसकी अच्छाइयाँ करेगा। तो ऐसे ही जो एक बायस आती है लोगों की अपनी तरफ से बातें बना के पेश करना, यानी वो एक मसला रहता है। फिर लीविंग द फील्ड, और फील्ड में जाना और वहाँ पे विज़िट करना, ये काफ़ी मुश्किलात आती हैं आपको, चूँकि लोग फिर आपको जो होता है वो यानी कोऑपरेट नहीं कर रहे होते वहाँ पे, आपको सच को वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेशन ऑफ हो रहा है, जैसे ऑफ होता है दोबारा ज्वाइन करें प्लीज़। ओके सर।